सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं नमस्कार साथियों। क्लास 4 का हमारा परिवेश का पार्ट 1 जो आपको मिल चुका है। अब इसी क्रम में फटाफट से पार्ट 2 हम लोग देखते हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि आपको 8 चैप्टर वहाँ तक करा दिए थे, 9 से जो हम लोग यहाँ से करेंगे, 9 से लेकर 18 तक यहाँ कंप्लीट करेंगे। चलो देर ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो पार्ट 9 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दादी माँ की बगिया, ये हमारा पार्ट 9 है। बहुत स्पीड में करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी। और मैं एक चीज़ बता दूं आपका, मेरा टारगेट है हर सब्जेक्ट को एक वीडियो में कवर करने का, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि वो 30 मिनट की वीडियो बन गई थी। तो ऐसे में मेरे भाई अब आपको जो है जो लॉन्ग वीडियो बनेगी उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा जो है बोरियत महसूस ना हो। तो आज ये दूसरा पार्ट है, फटाफट से देख लो। 8 चैप्टर थे, जिन्होंने भी नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एनसीईआरटी एससीईआरटी जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है वीडियो। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो ध्यान से समझो मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्ट 9। थोड़ी सी लाइट चली गई है लेकिन आप लोग कोऑपरेट करिए। दादी माँ की बगिया, इसमें जो सबसे पहला डेटा है आपका, तो गुड़ाई जो है दादी माँ कर रही थी। तो गमले में क्यारियों की मिट्टी को हवा पानी से अच्छी तरह मिलता रहे, इसके लिए मिट्टी को खुरपी से खोदकर भुरभुरा किया जाता है। एक गुड़ाई की प्रक्रिया कहलाती है। देखो पेड़ पौधों को भी पानी, धूप, हवा और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जीवित रहने के लिए पौधों को सुबह सायंकाल पानी में सींचना चाहिए, लेकिन तेज़ धूप में पानी सींचने से बचना चाहिए, ठीक। बहुत नॉर्मल फैक्ट है, लेकिन ये है कि इसको अंडरलाइन मैंने कर दिया है, ठीक है। निराई क्या है, तो निराई आप देखोगे घास फूस, सूखे पत्ते, फूल और जंगली पौधों को गमलों और क्यारियों से खुरपी द्वारा हटाना, ये निराई की प्रक्रिया है। यहाँ आ जाओ, अभी लास्ट में इसमें बहुत अच्छे अच्छे डेटा दिए गए हैं मेरे भाई, उसको ध्यान से समझना आप लोग। जैसे देखो खाद क्या है, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद मिलाई जाती है। खाद जानवरों गोबर, नीम और सरसों की खली से बनाई जाती है। रसोई घर के कचरे, फलों एवं सब्जियों से छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ खराब भोजन, चाय की पत्ती, ये सब जो गला करके तैयार की जाती है उसको जैविक खाद कहा जाता है, ठीक है। और बाजार से यूरिया, अमोनिया सल्फेट, डाई अमोनिया सल्फेट खरीद के जो लाते हैं वो रासायनिक पदार्थों से बनी होती है, इसलिए इसको रासायनिक खाद कहते हैं। यहाँ देखो अनुपयोगी जैविक पदार्थों को गलने और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंपोस्टिंग कहलाती है मेरे भाई। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे आप, तो पौधे सूर्य से प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वातावरण में जो पौधे प्राकृतिक वातावरण में बढ़ते हैं, जैसे बबूल, कीकर, चिरचिटा, दूब, घास, मदार, इनकी देखभाल कौन करता है, प्रकृति स्वयं करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, फल, रेशे, दाल, सब्जी, मसाले, अनाज से सभी पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। लकड़ियाँ भी मिलती हैं, ठीक है। शुद्ध हवा, छाया, मौसमी फल, ये सारी चीज़ें। अब आ जाओ यहाँ पे फटाफट से देखो, फूलों से इत्र भी जो है बनाया जाता है। और यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट डेटा आ गया अभी आपके पास कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा जिला, कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। रात रानी, चमेली, गुलाब, मोगरा, इससे ये जो है आदि के फूल से ये बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो फूलों का उपयोग इस सारे इत्र, गुलाब जल, केवड़ा, सजावट, माला बनाने में किया जाता है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो कन्नौज जिला। देखिए आपको डेटा मिला। अब देखो गुलाब जल ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर उसको नींबू की कुछ बूंदें डालकर शीशी में भर लेते हैं, ये सर्दी में त्वचा फटने नहीं देता। ये सब डेटा है मेरे भाई, ठीक। चलो अब नीचे आ जाओ सीधे, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्या रंग बनाने में कौन कौन सा, पलाश है, गुलदावरी है, जीनिया आदि फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। कौन कौन से, पलाश, गुलदावरी, जीनिया, इससे रंग बनाए जाते हैं। दवा में गुड़हल, गुलाब, कमल, मोगरा और गेंदा, ये फूलों का प्रयोग दवाई बनाने में किया जाता है। खाने में केला, गोभी और महुआ, इसके फूल खाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेटा है मेरे भाई। चलो अभी ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। थोड़ी लाइट भी इसी समय प्रॉब्लम हो गया, लेकिन अभी चलो अब वीडियो स्टार्ट हो गई तो इसलिए इसको रोक नहीं रहे हैं। चलो पार्ट 10 पे आ जाओ, मेला। मेले में आप देखोगे मेरे भाई तो आपको कि यहाँ पे कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है। और सेकंड पेज पे आओगे तो यहाँ भी कोई फैक्ट नहीं है। थर्ड पेज पे आओगे, ठीक है, तो यहाँ भी कोई फैक्ट नहीं आपको देखने को मिल रहा है। और फिर फोर्थ पेज पे आओगे, यहाँ भी कोई नहीं है। सीधे हमें डेटा मिला कहाँ पे, यहाँ पे लास्ट पे। तो देखो इसमें क्या डेटा मिला कि जैसे दशहरा, ईद, नागपंचमी, ईस्टर, ये सब तो त्यौहार होते हैं ना, इस पे मेले का आयोजन होता है। स्थानीय मेलों में स्थान विशेष के खान पकवान, पहनावा, लोकगीत और लोकनृत्य का विशेष आकर्षण होता है। कोई बहुत विशेष नहीं है, लेकिन यहाँ पे आओ देखो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेला जो है वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। कहाँ कहाँ पे, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। सोनपुर मेला कहाँ लगता है, बिहार में। पुष्कर मेला कहाँ पे है, राजस्थान में। देव शरीफ का मेला बाराबंकी में। नौचंदी का मेला मेरठ में। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे किसी न किसी एग्जाम में आपको ये जरूर देखने को मिला होगा, यूपी टेट वगैरह में इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी टीआरई 4 से भी
जो है सोनपुर मेला का प्रश्न बना था। तो इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये, ठीक है। चलो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरे भाई। अब आ जाओ चैप्टर 11 पे, जल ही जीवन है, ठीक है। फटाफट से हम लोग करेंगे 18 चैप्टर, और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो मेरे भाई। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी सब्जेक्ट कराएंगे, एससीईआरटी के बाद एनसीईआरटी भी उठाएंगे। देखो जल बहुमूल्य है, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो विश्व जल दिवस याद कर लेना मेरे भाई, 22 मार्च है। विश्व जल दिवस कब है? 22 मार्च। कई बार ये पूछा गया है, और आप सोचते हो सर पूरा डेटा हम कहाँ से, इतने सारे दिवस है कौन सा याद करें? भाई जो आपकी एससीईआरटी और एनसीईआरटी में मेंशन है उसको तो पहले तैयार करो, क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है इस पेज में, ठीक है। यहाँ आ जाओ, इस पेज में आ जाओ, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि पानी हमें जहाँ से मिलता है उन्हें जल के स्रोत कहते हैं। तो जैसे आप देखना बारिश के दिनों में क्या, तालाब, नदी, झील, इन सब जगहों से, तालाब, पोखरे से जो पानी मिलता है इसको धरातीय जल कहा जाता है ना, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? धरातलीय जल। ये प्रश्न फंसेगा। देखो भूमिगत जल और धरातलीय जल में लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अभी बताते हैं धरातलीय जल क्या होते हैं। तो देख लो, जैसे नदी, तालाब, झील, ये सब से जो जल प्राप्त होता है पोखरे से, ये धरातलीय होता है। और धरातलीय जल के जो स्रोत है उसमें से मुख्य कौन है? सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं, ठीक है। नदियाँ जो है धरातलीय जल की मुख्य स्रोत हैं। अब जैसे पानी के बड़े बड़े टंकी लगा लिया गया, और जो है क्या बांध बना लिया गया जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है, ये सब आपको बहुत बेसिक है, इसको पता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, है भूमि जमीन के अंदर एकत्र जल। देखो भूमिगत जल और धरातलीय जल जो यहाँ पे आया है, ठीक है, इन दोनों को याद रखना। भूमिगत जल क्या होता है? जो धरातल पे पाए जाते हैं, रिस कर जमीन के अंदर एकत्रित होते हैं, वो भूमिगत जल होते हैं। जैसे हैंडपंप, ट्यूबवेल, कुआं, ये सब भूमिगत जल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलो इसमें और कोई डेटा नहीं मेरे भाई, इस पेज में देखो कोई डेटा नहीं है। और इधर आते हैं, यहाँ देखो एक डेटा मिला है मेरे भाई, क्या कि प्रदूषित जल हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे जल से हमें पीलिया, हैजा, पेचिस, अतिसार यानी डायरिया, टाइफाइड रोग होते हैं। तो ये प्रदूषित जल पीने से बीमारियां भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, तो याद रखना, ठीक है। और हम लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ से ये आ गया भाई, डायरिया कहाँ से पूछ लिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखो पीने योग्य पानी जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुँचाता, पीने योग्य पानी है। और देखो कभी कभी जल क्या होता है, देखने में साफ होता है लेकिन उसमें कीटाणु पाए जाते हैं, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा उबाल कर। देखो पानी पीने योग्य कैसे बनाते हैं? उबाले गए पानी को ठंडा करके कपड़े से छान कर पीना चाहिए, ठीक है। उबाल कर, छान कर, क्लोरीन द्वारा ये हम लोग पानी को स्वच्छ करते हैं। क्लोरीन द्वारा समझ लो कि कुएं के पानी में लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डालकर उस पीने योग्य बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा जाएगा प्रश्न कि कुएं के पानी में किसका मिश्रण करके जो है घोल कर बना करके डालने पे वो जो है शुद्ध होता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा के नाम से भी जिसको जाना जाता है, ठीक है। देखो सूक्ष्म जीव बजरी बालू से चलने के बाद भी पानी में रह जाते हैं, इसलिए ये प्रक्रिया करने के बावजूद भी आप उसको गर्म करोगे, उबालोगे, ठीक। लेकिन ये पोटेशियम परमैंगनेट याद रखना कुएं में, कुएं के जल को स्वच्छ करने के लिए। देखो मच्छरों से बच के रहो, ठीक है, मलेरिया डेंगू से बच सकते हो। ये बस इतना ही था और कुछ नहीं, ठीक। चलो आ जाओ भाई चैप्टर 12 की तरफ। 18 चैप्टर हैं, फटाफट से कवर करेंगे बहुत स्पीड में। इस चैप्टर में बस एक चीज़ समझो आप कि अधिक ताप में वाष्पन जो होता है वो तेज़ी से होता है। भाई वही चीज़ है ना कि 2 कटोरे रखो, एक घर के अंदर रखो, है ना, ढके हुए, और एक बाहर रखो, तो किसका जल अधिक ताप के कारण जो वाष्पित हो जाएगा? तो जो बाहर रहेगा धूप में, वही ना। तो इससे एक डेटा मिला, क्या मिला कि अधिक ताप में वाष्पन क्या होता है? तेज़ी से होता है, ठीक। चलो अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, देखो ध्यान से, सॉरी यार, देखो ध्यान से मेरे भाई, इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है डेटा, ये देखना मेरे भाई, कह रहा है कि पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पन क्रिया कहलाता है। मान लो एक जगह हमने प्लेट में रखा, एक बीकर में रखा, तो सबसे पहले कौन सी क्रिया ज़्यादा वाष्पित होगी? तो याद रखना कि जब फैलाव अधिक रहेगा, यानी जो पृष्ठ क्षेत्र है ये बड़ा रहेगा, तो इसमें जो जल का वाष्पन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए ये इसका जो डेटा मिल के आया कि द्रव की सतह पर फैलाव अधिक होने पर वाष्पन क्या होता है? अधिक होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपको पता है कि वर्षा के मौसम में जलवाष्प की मात्रा पहले से अधिक होती है वायु में। तो वायु में अधिक जलवाष्प होने के कारण ये जो है ये क्या होता है, वायु में अधिक जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जलवाष्प जो है वो अधिक मात्रा में वर्षा के मौसम में रहता है वायु में। तो वर्षा के दिनों की अपेक्षा शुष्क दिनों में वाष्पन क्या होता है? अधिक होता है। डायरेक्ट ऐसे लाइन बाई लाइन पूछता है कि कौन से दिनों में वाष्पन अधिक होगा, तो आप शुष्क दिनों में मार देना, ठीक है। चलो बाकी इधर कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे आ जाओ।
यहाँ देखो कह रहा है वायु की गति तेज होने से वाष्पन अधिक होता है। अगर वायु की गति वही होता है ना कि अगर तेज कपड़े धुलने के लिए जाओ तो अगर मम्मी कहती हैं कि धूप में रखो जल्दी सूख जाएगा, हवा तेज चल रही है, तो वायु की गति तेज होने पे वाष्पन अधिक हो जाएगा। थोड़ा सा संघनन देख लेते हैं, कंडेंसन क्या होता है। तो सीधे तौर पर ये समझो कि जल वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ठीक है, तो जैसे मान लो एक गर्म केतली है और एक गिलास में बर्फ़ रख लो आप, तो आप उसकी सतह पे पानी की बूंदें दिखेंगी। तो अगर ये जो गर्म केतली का जो भाप है जो है ठंडे वाले बर्फ़ के भरे बर्तन में टकराएंगे, तो ये वाष्प क्या करेगा, इससे जब टकराएगा तो ये जल की बूंद बन के नीचे गिरेगा। तो भाप जो होता है वो ठंडी सतह से टकरा कर जल की बूंदों में बदल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जल वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की प्रक्रिया जो है आपका संघनन कहलाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आया कि वायुमंडल की वाष्प ठंडी होकर संघनन द्वारा जल की बूंदों में बदलती है। किसके द्वारा बदलती है? संघनन के द्वारा, जो बारिश वगैरह होती है ना। चलो अब यहाँ एक चीज़ समझना कि संघनन की क्रिया कब होती है अधिक, सबसे ज़्यादा। तो याद रखना संघनन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। कम ताप पर संघनन अधिक और अधिक ताप होने पे कम संघनन होगा। जैसे ऐसे समझो इसको, इस भाषा को कैसे समझोगे कि ताप कम पे संघनन अधिक होगा और अधिक ताप पे कम। कैसे? मान लो हम अगर 2 गिलास लेते हैं, एक में साधारण पानी एक में बर्फ़ डालते हैं, तो जब हम उसको गर्म केतली को उसके पास ले जाएंगे, उसकी सतह के प्रभाव के पास ले जाएंगे, तो टोटी को तो भाप डालेंगे, तो जिस बर्फ़ के गिलास में बर्फ़ जिस गिलास में होगा उसकी जल की बूंदें संघनित हो जाएंगी, जल्दी संघनित हो जाएंगी, अधिक ज़्यादा संघनित होंगी। इसलिए जो आपका ताप जिसका जो है संघनन अधिक होगा, जिसका कम ताप होगा, टेम्परेचर कम रहेगा, भाई बर्फ़ के गिलास में करोगे तो अधिक बूंदें संघनित होंगी, और जब वो पूरा पानी जो है साधारण रहेगा तो कम ज़्यादा होगा। इसलिए याद रखना, सीधे एक लाइन याद करो कि संघनन पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तो कम ताप पर संघनन अधिक होता है, अधिक ताप पर संघनन जो है कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। और ये भी समझो, मान लो एक बड़ा, ये आप देख सकते हो, एक छोटा बीकर है एक बड़ा है, तो इसको जब अगर हम जो केतली गर्म थी भाप को इसको पास ले जाएंगे, तो याद रखना कि जो बड़े पृष्ठ पर संघनन अधिक होता है। देखो इसका क्षेत्र बड़ा पृष्ठ है ना, तो इसका बड़ा है इसलिए ये इधर संघनित अधिक होता है। इसका डेटा है कि बड़े पृष्ठ पर संघनन अधिक होता है। ठीक है, समुद्र का जल वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है, फिर वाष्प ऊंचाई पहुंचकर ठंडी होकर संघनित होता है, बादल बनता है और बादल से जल वर्षा के रूप में धरती में आता है। ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई। 13 पे आते हैं। टोटल 18 चैप्टर हैं, बहुत फास्ट करेंगे। थोड़ी सी लाइट भी इसी समय डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन अब वीडियो स्टार्ट थी इस वजह से जो है रोक नहीं रहे हैं, फटाफट से देखते हैं मेरे भाई। क्या कह रहा है? नानी के घर की यात्रा। इसमें कोई भी डेटा नहीं था। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग अगला सब्जेक्ट भी करेंगे, क्लास 5 का हमारे परिवेश इसके बाद। ठीक है, अगर जो एक वीडियो में हो पाया तो हो, ठीक है, अदरवाइज क्लास 5 को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, आधा चैप्टर एक वीडियो में, आधा दूसरे में। ठीक है, देखो कंडक्टर को ही परिचालक कहते हैं, बाकी कोई डेटा नहीं है। डिवाइडर वाली चौड़ी सड़क को 2 हिस्से में पार करनी चाहिए हमें। ठीक है, सेफ्टी के पर्पस ये नहीं कि एक तरफ से शुरू किया तो फिर डायरेक्ट उस पार चले गए। टीटीई क्या होता है? टिकट परीक्षक होता है। बाकी इधर कोई डेटा नहीं है, एकदम टू द पॉइंट चीज़ें बताई गई हैं आपको। ठीक है, जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना मेरे भाई। इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं, जिसे ई टिकट कहते हैं, और जो पेमेंट हम लोग करते हैं एडवांस में उसे ई पेमेंट कहते हैं। भाई इस चैप्टर में बस इतना ही था। आ जाओ आगे, डेटा बहुत है, 14 से 18 के बीच में आपको डेटा बढ़िया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। पार्ट 14 पे आते हैं। लतिका की डायरी, प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा। क्या कह रहा है कि गंगा यमुना एवं सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। संगम क्या है? तो जहाँ पे गंगा यमुना एवं सरस्वती नदियाँ मिलती है वही संगम है। प्रत्येक वर्ष माघ माह में यहाँ पर मेला लगता है। प्रत्येक 6 वर्ष पर कुंभ लगता है और 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। याद रखना, 6 पे कुंभ, 12 पे महाकुंभ। सम्राट अकबर द्वारा बनाया हुआ किला भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ देखो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क भी मिल जाएगा, और यहाँ पे ही आपको जो है और भी कुछ सार्वजनिक पुस्तकालय भी मिल जाएंगी। ठीक है, और कुछ औषधीय पौधे भी मिल जाएंगे। आनंद भवन, स्वराज भवन भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। जवाहर नक्षत्रशाला भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे संगम प्रयागराज की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुँचेंगे गोमती नदी के किनारे, जो है लखनऊ शहर, हमारे प्रदेश की राजधानी भी है। अब इसका कुछ डेटा देखो, जैसे विधानसभा भवन भी यहीं पे है, प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के मंत्री, विधानसभा के सदस्य, सभी लोग यहाँ पे बैठते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे ऐतिहासिक इमारत में जैसे रेजिडेंसी है, रूमी दरवाज़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा है। बड़े इमामबाड़ा के अंदर भूल भुलैया भी है। इसे अवध के नवाबों ने बनाया था। ये डेटा था मेरे भाई। अब आ जाओ थोड़ा यहाँ पे।
इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कई सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। लखनऊ की चिकन की कढ़ाई विश्व प्रसिद्ध है, याद रखना। चिकन की कोई पूछ लेगा डायरेक्ट, तो चिकन की कढ़ाई कहाँ, तो लखनऊ की विश्व प्रसिद्ध है। इसको कुटीर उद्योग के रूप में भी लोग अपने घरों में उपयोग में लाते हैं। नवाबों की रेवड़ियाँ और ये मुगलई पकवान, ये सब भी फेमस है लखनऊ में। देखो, लखनऊ में उत्सव भी शाम के समय होता है, गोमती नदी के किनारे, वहाँ भी आप जा सकते हो। देखो, मथुरा को कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। बांसुरी मथुरा ब्रिज का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ब्रिज लोक संगीत, ढोल, मृदंग, बाज, मंजीरा, ढप, नगाड़ा, पखवाज, एकतारा आदि वाद्य यंत्रों का पंचलन है वहाँ पे। द्वारकाधीश मंदिर एवं इस्कान मंदिर की भव्यता विश्व प्रसिद्ध है, ये मथुरा में, ठीक है, बहुत फेमस चीज़ है, इसको याद रखना। इस्कान मंदिर पूछ लेगा कहाँ पे, समझ पाओगे आप भाई इधर, तो इसलिए बहुत सारे डेटा इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कानपुर को औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। कानपुर के 2 जिलों में बांटा गया, कानपुर नगर और कानपुर देहात। कानपुर शहर गंगा नदी पे है, लखनऊ गोमती नदी पे है, याद रखना मेरे भाई। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT है। देखो, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई। यूपी का एग्जाम है तो निश्चित रूप से बहुत हेल्प होने वाली है इस बुक से आपको। देखो, गोरखपुर राप्ती नदी के पूर्वी तट पे है, देखो सबका याद रखना, लखनऊ का गोमती, कानपुर का गंगा, गोरखपुर का राप्ती, ठीक है। गोरखनाथ मंदिर फेमस है, गीता प्रेस है, आरोग्य मंदिर, रामगढ़ ताल है, गीता वाटिका है, ये सब गोरखपुर के फेमस चीज़ें हैं, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, चीनी मिलों के लिए भी, उर्वरक का बड़ा कारखाना भी यहाँ पे स्थापित है, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय भी है, देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी गोरखपुर का है, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा सा वाराणसी की तरफ बढ़ते हैं। वाराणसी से 8 किलोमीटर दूर सारनाथ। बुद्ध ने अपने 5 जो शिष्य थे उनको सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा यहीं दी थी। इसमें एक राजकीय संग्रहालय भी है, यहाँ सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 4 सिंहों वाला स्तंभ भी रखा गया है। पीठ सटाई या 4 हैं, 3 दिखते हैं, एक पीछे की तरफ है। महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा जो केंद्र स्थापित किया गया था शिक्षा का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यहीं पे स्थित है, वाराणसी में ही। 10वां घाट की गंगा आरती प्रसिद्ध है यहाँ पे, विश्वनाथ मंदिर के साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद भी के भी दर्शन यहाँ पे हो जाएंगे आपको। प्रसिद्ध शहनाई वादक, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ है। पूछता है कि स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो शहनाई वादक थे। पूछता है कि किशन जी महाराज का संबंध किससे है, तो तबला वादक से। पूछता है कि नर्तक जो है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो कथक नृतक से है। पूछता है डायरेक्ट कि स्वर्गीय गिरिजा देवी का संबंध किससे है, तो ठुमरी गायिका के रूप में। ये बहुत फेमस चीज़ है भैया, इसको रट लो अभी से, ठीक है। इस चैप्टर में डेटा बहुत था, आगे भी है डेटा, ठीक। देखो, वाराणसी और जरी जो है रेशम के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी किसके लिए, जरी और रेशम के काम के लिए प्रसिद्ध है। साड़ियाँ पूरे देश में प्रसिद्ध है। वाराणसी को काशी और बनारस के नाम से जानता है, गंगा के किनारे बने घाट इसकी प्रसिद्धि के कारण है। अब थोड़ा झांसी की तरफ बढ़ते हैं। झांसी एक ऐतिहासिक शहर है जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित एरिया है। झांसी का किला शहर के मध्य बंगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। कौन से जगह पे, बंगरा नामक पहाड़ी पर झांसी का किला शहर के मध्य में स्थित है, ठीक है। अब देखो, यमुना नदी के तट पर आपको जो है देखने को मिलेगा आगरा। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था, ठीक है, इसका भी नाम याद रखना। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। इमारत विश्व की धरोहर है। फतेहपुर सीकरी को मुगल बादशाह अकबर ने बनाया था। बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। ये सब आगरा में स्थित है मेरे भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बनारस का मलइयो एक प्रकार का दूध से बना व्यंजन है। लखनऊ का मुगलई पराठा भी फेमस है। बनारस की कचौड़ी जलेबी फेमस है। आगरे का पेठा, लखनऊ की रेवड़ी, मथुरा का पेड़ा, ये सब भी स्थानीय चीज़ें हैं, थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखो, मथुरा की प्रसिद्ध गायकी रसिया, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। रसिया और ठुमरी ये सब जो है कहाँ की है, मथुरा की प्रसिद्ध गायकी है, ठीक है। झांसी का बुंदेलखंडी लोक नृत्य, ठीक। चलो भाई, ये हो गया। इसमें भी कुछ नहीं, ये तो एक्सरसाइज वाली चीज़ें हैं। चलो बस 3 चैप्टर और हैं 15 के बाद। चलो हमारा प्रदेश देख लो भाई, उत्तर प्रदेश है। उत्तर में हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सब उत्तर में स्थित है। आप यहाँ देखेंगे, देख लो, यहाँ उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे देखो आपका उत्तराखंड, यहाँ हिमाचल प्रदेश, ये सारी चीज़ें हैं, आप मैप में देख सकते हो, ठीक है। इसमें वर्तमान में 75 जनपद दिखाया है। प्रदेश के राज्यपाल मुख्यमंत्री यहीं लखनऊ में ही रहते हैं। जो डेटा इंपॉर्टेंट है उस पर रुकेंगे मेरे भाई। देखो, ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि बनावट के आधार पर उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटते हैं। भाबर एवं तराई, गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण का पठार, 3 भागों में बांटा गया है। भाबर एवं तराई समझो, हिमालय के पर्वतीय भाग के दक्षिण में तथा मैदानी भाग के उत्तर में भाबर एवं तराई क्षेत्र स्थित है। हिमालय से नीचे उतरने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा और घाघरा, इसका बहाव इसी पहाड़ के आकर धीमा हो जाता है। रोड़े पत्थर और मोटे कणों से बनी मिट्टी का यह भाग भाबर कहलाता है। इसका निचला भाग तराई है, ठीक है। अब देखो,
इस क्षेत्र में सहारनपुर जनपद से लेकर कुशीनगर जनपद तक एक पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ क्षेत्र है ये। इसी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है और 1009 बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में? लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बार आया, देख लो, यही डेटा आप ढूंढते हो कि कहाँ से किस बुक से आ रहा है। यहाँ पे अधिक वर्षा होती है भाई भाबर एवं तराई क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष? शीशम, साल, साखू, सागवान, खैर, गूलर, महुआ, सेमल, रोजवुड पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ बांस और बेत की झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ऊंची ऊंची घास होती है। यहाँ पे जानवर में हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर पाए जाते हैं। ठीक, आ जाओ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भाबर एवं तराई का क्षेत्र ये यहाँ से है ना, और ये गंगा यमुना का मैदानी भाग, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये, ठीक है। और उसके बाद दक्षिण का पठारी भाग, ये देखो आप, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये दक्षिण का। 3 भागों में बांटा गया है, भाबर एवं तराई, गंगा यमुना का मैदानी भाग, दक्षिण भाग का पठारी भाग। ठीक है। अब दक्षिण का देखो, गंगा यमुना का मैदान ध्यान से समझना कि भाबर और तराई के दक्षिण में, देखो भाबर और तराई है ना, इसके दक्षिण में यहाँ नीचे की तरफ ये वाला, कि दक्षिण में प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है, दूर तक फैला समतल मैदान, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये बहुत उपजाऊ होता है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। किसी से अधिक विस्तार के कारण क्षेत्र में बहुत कम वन पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे प्रसिद्ध कौन से हैं? नीम, पीपल, आम, बरगद, जामुन, पलाश, बबूल, तेंदु आदि वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही साथ शीत ऋतु समाप्त होते हैं यहाँ वृक्षों की पत्तियाँ गिरने लगती हैं। यहाँ इसलिए वनों को पतझड़ वन के रूप में भी जाना जाता है। भेड़िया, तेंदुआ, जंगली सुअर यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखो, जमीन से ऊंचे उठे चौरस क्षेत्र को पठार कहते हैं। गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में हमारे प्रदेश का पठारी भाग स्थित है। जगह जगह छोटी छोटी पथरीली पहाड़ियाँ, उबड़ खाबड़ रास्ते, कहीं कहीं समतल मैदान। तो यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, तो गर्मी की, वर्षा की कमी और गर्मी की अधिकता के कारण यहाँ प्रायः सूखा पड़ता है। तो भारतीय पठारी भाग का उत्तरी विस्तार यह ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के कुछ हिस्से, मिर्जापुर, चंदौली के कुछ हिस्से और सोनभद्र जनपदों में यह दक्षिण का पठार फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पे। ये देखो कि वर्षा की कमी होती है ऐसे क्षेत्रों में, इसलिए कम ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। जो है कटीली झाड़ियाँ होती हैं, मोटी घासों का क्षेत्र होता है। तेंदु, बबूल, सेहुड़, खैर, खिजरा आदि वृक्ष पाए जाते हैं। नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहते हैं। प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है ना। ये विश्व प्रसिद्ध कुंभ के लिए जाना जाता है। हिमालय पर्वत और दक्षिण के पठार से निकलने वाली बहने वाली नदियाँ अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियाँ गंगा है, यमुना है, चंबल है, गोमती है, घाघरा, बेतवा है, राप्ती है, रामगंगा है, टोस है, सोन है, शारदा है, काली है, केन। अब वीडियो को देखो, आप फटाफट से 2-3 बार देख लोगे मेरे भाई तो सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, इसलिए स्पीड में एकदम कराया जा रहा है। ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए इसको 2 पार्ट में कराया गया है। पहला पार्ट जा करके देख लेना पहले। हमारे प्रदेश में यातायात के लिए सर्वाधिक जो है लोकप्रिय साधन सड़क है। ठीक है। अपने प्रदेश से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है। NH2 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश होकर गुजरने वाला, जो कोलकाता से दिल्ली तक जाता है। ठीक है। और राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूरब पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया मेरे भाई। ठीक है। सबसे लंबा कौन सा? NH2 है। और गलियारा जो है कहाँ मिलता है? झांसी में मिलता है। हमारे प्रदेश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई यूपी में है। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? सन 1859 में, प्रयागराज से कानपुर। अब बताओ कितना इंपॉर्टेंट डेटा है भाई, रट्टा मान लो। कहाँ से? इलाहाबाद से कानपुर 1859 में। ठीक है। अब कुछ फेमस जो हमारे प्रदेश में आपको एयरपोर्ट मिलेंगे उसको देख लो। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा मौसी लखनऊ, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा आगरा, बमरोली हवाई अड्डा प्रयागराज। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे मेरे भाई। यह ना, उत्तर प्रदेश में अनेक बारहमासी नदियाँ भी हैं। अपने प्रदेश से होकर जाने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया, इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। ठीक है। एक आपको NH2 मिला था जो सर्वाधिक लंबा मिला था, और एक आपका एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग बात किया जाए प्रयागराज से हल्दिया तो इसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत जनपद लखीमपुर खीरी है और सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज जनपद में निवास करती है। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे विस्तृत जनपद कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अब आप मेरे को बताओ डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलो, ये इधर एक्सरसाइज खत्म हो गया। पार्ट 16 है, 2 चैप्टर और है मेरे भाई, फटाफट से कवर करते हैं। देखो, स्वशासन चैप्टर 16 क्या है? स्वशासन। 29 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं साथियों। केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें जो है राज्य करती हैं। जब किसी स्थान का शासन वहाँ के लोगों द्वारा संचालित किया जाता है तो उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। इनका काम देखो, गांव की सार्वजनिक सुविधाओं को प्रबंध कराने, अन्य समस्याओं को निराकरण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है। 3 स्तरों में बांटा गया: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था को
ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम प्रधान इसके मुख्य होते हैं, सदस्यों का प्रधान चुनाव करता है। यानी ग्राम प्रधान और सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक द्वारा किया जाता है। 5 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है ग्राम पंचायत में। जन्म और मृत्यु का हिसाब वगैरह सारी चीज़ें ये सब रखते हैं। ग्राम सभा 18 वर्ष से उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर बनती है। ठीक है, बहुत साधारण सा डेटा था। यहाँ आ जाओ इस पेज में तो आपको मिलेगा क्षेत्र पंचायत। कई ग्राम पंचायतों को मिला करके एक क्षेत्र पंचायत बनती है, जिसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। पानी की व्यवस्था, वृक्षारोपण, सड़क बनवाना, कृषि भूमि का विकास करना, ये सब इनका काम है। ठीक है, और जिला पंचायत, जिले के सभी क्षेत्र पंचायत, देखो ग्राम पंचायत से मिला के क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत से मिला करके जिला पंचायत, इसका मुखिया जिला पंचायत कहलाता है और क्षेत्र पंचायत का मुखिया ब्लॉक प्रमुख कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनका भी कार्य सड़क, पुलिया आदि का निर्माण करना होता है। अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट से। अब जैसे ही हमने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत पढ़ा, ऐसे ही नगरों की भी बात करते हैं। तो नगरों और शहरों के विकास के लिए भी नगरीय विकास निकायों का गठन किया गया है। ठीक है, चलो देखो, नगर पंचायत, छोटे नगरों की व्यवस्था या विकास के लिए नगर पंचायत होता है। नगर पालिका परिषद, अब देखो नगर पंचायत से बड़े जो होते हैं वो नगर पालिका परिषद है। और नगर निगम क्या होता है? नगर परिषद वाले नगरों से भी अधिक आबादी वाले क्षेत्र नगर निगम। सबसे छोटा नगर पंचायत, उससे बड़ा नगर पालिका, उससे बड़ा नगर निगम। ठीक है, इसको अलग अलग वार्डों में बांटा गया है। प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य चुन के आता है जो 18 वर्ष से उससे अधिक आयु लोगों द्वारा मतदान करके चुना जाता है। ये समस्याओं को मिलकर विचार विमर्श करता है, इसका समाधान ढूंढता है, जो विकास की योजनाएं होती हैं। नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद के प्रमुख को अध्यक्ष कहते हैं। देखो, ये नगर पंचायत और नगर पालिका जो परिषद है, इसका जो मेन होता है वो अध्यक्ष कहलाता है। लेकिन जो नगर निगम का जो होता है उसको महापौर या मेयर कहते हैं। ठीक है, पानी, सफाई, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की देखभाल ये करते हैं। ठीक, बाकी इधर कोई डेटा नहीं है। यहाँ आ जाओ, एक डेटा यहाँ पे है। ग्राम पंचायत से नगर निगम तथा सभी सदस्य जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इसे स्वशासन कहते हैं। स्वशासन का अर्थ है जनता का अपना शासन। देखो, जिला अधिकारी क्या करता है? शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम है ना, भूमि माप एवं लगान की वसूली करना, ये सब है। पुलिस अधीक्षक जो है कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को सजा देना। जिला न्यायाधीश विवादों का निपटारा, न्याय प्रदान करना। मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध करना और परिवार कल्याण और टीकाकरण आदि की व्यवस्था करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, मुख्य विकास अधिकारी, विकास की योजनाओं को लागू करना, विकास की योजनाओं की देखरेख करना। जिला विद्यालय निरीक्षक ये माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख करते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था की देखभाल करते हैं। चलो, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई। चलो आ जाओ 17 पे, बस एक चैप्टर और है मेरे भाई। बहुत ज़्यादा आपने कोऑपरेट किया। सबसे बड़ी दिक्कत हुई लाइट जाने की वजह से, लेकिन फिर भी ये वीडियो मैंने रोका नहीं, क्योंकि भाई आपके लिए आपका मैटर इंपॉर्टेंट है। भले ही लाइट चली गई है साथियों, लेकिन फिर भी मैं आपको ये करवा रहा हूँ। ठीक है, विधानसभा के सदस्य देखो आप, चुनाव में 25 साल या उससे अधिक आयु के लोग इसमें जो है खड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा विधानसभा के बारे में देखेंगे। देखो, 18 साल या उससे अधिक आयु के लोग अपना वोट डालते हैं। 403 विधानसभाएं क्षेत्र हैं। ठीक है, अभी ध्यान से समझना। विधायक या एमएलए, देखो जो विधानसभा से जो जीते हुए प्रत्याशी कहलाते हैं वो विधायक या एमएलए कहलाते हैं। राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को विधानसभा सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। हमारे प्रदेश में विधानसभा परिषद भी है, यूपी में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कुछ विशेष लोगों द्वारा जो है किया जाता है। विधान परिषद के कुछ सदस्यों का चुनाव पंचायत के चुनाव में प्रतिनिधि करते हैं, कुछ का चुनाव शिक्षक करते हैं और कुछ सदस्यों का चुनाव स्नातक परीक्षा पास लोग करते हैं। तो राज्यपाल विधान परिषद के लिए कुछ सदस्यों को उनकी योग्यता द्वारा मनोनीत कर सकते हैं। इन सदस्यों को विधायक एमएलसी कहते हैं। ठीक है, देखो विधान परिषद का जो चुनाव हुआ रहेगा वो विधायक या एमएलसी कहलाएगा और विधानसभा का जो रहेगा वो विधायक या एमएलए कहलाएगा। एमएलए एमएलसी में यही अंतर है। ठीक है, चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाते हैं मेरे भाई। यहाँ पे विधान परिषद के सदस्य अपने सदस्यों से सभापति का चुनाव करते हैं और विधानसभा वाले अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, यह ध्यान रखना। हमारे प्रदेश में विधानसभा परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है मेरे को कमेंट करके बताना आप लोग। यूपी में प्रदेश का विधानमंडल राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद से मिलकर बना हुआ है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन लखनऊ में है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाता है, जिससे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर विधायक को मंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को राज्यपाल क्या करता है? शपथ दिलाता है। पूछा जाता है प्रश्न कि कौन शपथ दिलाता है। विधानसभा में विधान परिषद सदस्य जनता की भलाई के लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, चलो देखो, हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है और एक खंडपीठ लखनऊ में भी है और प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है। देखो, राज्य का जो शासन प्रबंध है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद
और कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विभागों के मंत्री और अधिकारी। न्यायपालिका क्या न्याय प्रदान करने का, कोई भी कानून का पालन नहीं करता है तो उस विवाद को न्यायपालिका जो है न्याय प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब देखो पार्ट 18 दोस्ती, तो मेरे भाई यहाँ नो डेटा मैंने लिखा है, इसमें कोई भी डेटा नहीं था। ठीक है, खाली स्टोरी थी, तो इसलिए मैंने इसको कंप्लीट करा दिया और इसी के साथ ये आपका जो है पूरा कंप्लीट हो गया मेरे भाई। अब मेरे को आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी आप लोग को। एक वीडियो इसकी पार्ट 1 पहले से अपलोड थी, ये पार्ट 2 हो गया। अब आपका टोटल 18 चैप्टर हमने इसमें कवर करा दिया। ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से लाइन बाई लाइन, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 5th के हमारे परिवेश के साथ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना राय दो कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।